वेलकम टू स्टार एजुकेशन। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। हम लोग समाजीकरण का प्रोसेस पढ़ रहे थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो समाजीकरण का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है। हम लोग के जीवन में समाजीकरण क्यों ज़रूरी है ये तो आप लोग सबको पता है। बालकों में क्यों समाजीकरण का विकास होना ज़रूरी है ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग परिस्थिति को सामने रखकर उसके अनुसार बताया है कि उसके अंदर कैसा, बालक के अंदर कैसा समाजीकरण है ये पहचानने के लिए। ठीक है, किस बालक के अंदर कैसा समाजीकरण है, वो किस समाज से आता है, किस फैमिली बैकग्राउंड से आता है, इस चीज़ को समझने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसके द्वारा हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि बालक अगर किसी कार्य को करता है तो उसमें उसकी नैतिकता झलकती है, उसका सामाजिक किस समाज से वो आता है ये दर्शाता है। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। समाजीकरण बालक को सामाजिक स्वरूप प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो सामाजिक अंतःक्रियाओं पर आधारित होती है। मतलब समाजीकरण जो है बालक को सामाजिक स्वरूप प्रदान करती है। समाज में कौन कौन से सिद्धांत है, समाज की नैतिकता क्या कहती है, समाज के नियम कानून क्या कहते हैं, ये सब चीज़ उसको सीखना रहता है। ये सब प्रक्रिया पूर्ण करवाता है समाजीकरण। और समाज में जो अंतःक्रिया होती है उस पे आधारित होता है हमारा समाजीकरण। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही बालक समाज का एक क्रियात्मक सदस्य बन जाता है, एक एक्टिव मेंबर बन जाता है, जो वो समाज में ही रहता है, समाज का ही अनुकरण करता है, समाज के ही सिद्धांतों और नियमों को जानता समझता है और उसका अनुकरण करता है। ठीक है, तो वो एक इसीलिए क्रियात्मक सदस्य बन जाता है। परिणाम स्वरूप वह सामाजिक परिस्थितियों के साथ अपना समन्वय स्थापित कर पाता है। सामाजिक परिस्थिति जैसा होता है वो उसी की तरह अपना सामंजस्य स्थापित करता है, उसी में वो एडजस्ट करता है। इससे संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नवत है। कुछ मनोवैज्ञानिक ने जो है वो विभिन्न तरह के सिद्धांत दिए हैं। जैसे पहला देखिए दुर्खीम का सिद्धांत। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन सीटेट में आएगा, इसीलिए जितना भी मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है उसकी परिस्थिति को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार ही क्वेश्चन सेट किया जाता है। जैसे यहाँ कहा गया है कि दुर्खीम का मत है कि प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, आदर्श, भाव, विश्वास, मानक, संस्कार तथा मान्यताएं प्रचलन में होती हैं। ठीक है, संबंधित समाज के सदस्यों में उनके प्रति स्वीकृति पाई जाती है, वे उनके अनुसार ही व्यवहार करना सीखते हैं। जो हमारा दुर्खीम का सिद्धांत है वो कहता है, दुर्खीम मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा समाज जो विचारधारा प्रस्तुत करता है, जो मूल्य हमारे समाज का होता है, जो आदर्श हमारे समाज का होता है, जो भाव हमारे समाज में होता है, जो विश्वास, जो मानक, जो संस्कार, जो मान्यताएं हमारे प्रचलन में होती हैं, हमारे समाज के प्रचलन में होती है, हम उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, समाज के सदस्य जो है उनको स्वीकार करते हैं और उसी के अनुसार अपना व्यवहार करना सीखते हैं। ठीक है, उसी के अनुसार अपना व्यवहार करता है। जो समाज को जैसा व्यवहार, जैसा विश्वास, जैसा संस्कार, जैसा मान्यताएं समाज को स्वीकृत है, वैसे ही हम लोग उसको मानते हैं और वैसे ही हम लोग अपना व्यवहार रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि समाज की मान्यताएं, मानक एवं रीति रिवाज उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, लोग उन्हें मानते हैं। इसे दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व का नाम दिया है। जो रीति रिवाज, जो मान्यताएं हमारे समाज में लागू की गई है, अभी से नहीं, शुरू से जो हमारे पूर्वजों ने दिया है रीति रिवाज या मान्यताएं, हम उसी को मानते हैं, उसी को फॉलो करते हैं और उसी के द्वारा अपना व्यवहार करते हैं। और इसको क्या कहा गया है? सामूहिक प्रतिनिधित्व। जो एक साथ हो के हम लोग जिस चीज़ को फॉलो करते हैं, जिस
जिस मान्यताएं, जिस रीति रिवाज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव कहा गया है। ठीक है, बालक जिस समाज में जन्म लेता है वह उस समाज के लोग के आचरण एवं व्यवहार के अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार उसका समाजीकरण होता रहता है, उसमें सामूहिक चेतना की भावना विकसित होती रहती है। मतलब बालक जैसा समाज में जन्म लेता है वो उसी की तरह आसपास जो उसके लोग होते हैं, आसपास जो लोग होते हैं वो उनका ही व्यवहार, उनका ही आचरण को अपनाता है और वैसा ही करना सीखता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने आनुवंशिकता और वातावरण में पढ़ा था कि हम लोग के आसपास जैसा जिस कंडीशन में होगा, जो कंडीशन हमारे आसपास होगा, जैसे लोग हमारे आसपास रहेंगे, हमारे समाज में रहेंगे, हम वैसा ही सीखते हैं, हमारे व्यवहार में वैसा ही बदलाव आता है, हम वैसे ही करते हैं। तो उसी तरह समाजीकरण में भी समाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव के व्यवहार और आदर्श, मान्यताएं, ये सब में परिवर्तन लाने में, ये सब में व्यवहार करने में। ठीक है, इस प्रकार उसका समाजीकरण होता है और उसमें सामूहिक चेतना की भावना विकसित होती है। मतलब उसके समूह के प्रति, अपने कम्युनिटी के प्रति, अपने समाज के प्रति चेतना जागती है। ठीक है, किसी भी समाज के बच्चे को देखे तो उन पर उनके समाज की मान्यताएं, मानकों, आदर्शों एवं संस्कारों का प्रभाव स्पष्टता दिखाई पड़ता है। उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में उनका समाजीकरण होता है। कोई भी बालक जैसे समाज से आएगा, जैसे सोसाइटी से आएगा, वो उसी मान्यताओं को फॉलो करेगा, वो उसी मानकों, आदर्शों एवं संस्कारों पर उसका जीवन व्यतीत होगा और वो चीज़ स्पष्ट रूप से आपको दिखलाई देगा, चाहे वो उसकी भाषा के द्वारा, चाहे वो उसके रहन सहन के द्वारा, चाहे उसके अन्य क्रियाओं के द्वारा आप स्पष्टतः देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो किस समाज से आया है। ठीक है, जैसे कि एक ऐसा बच्चा जो कि बहुत ही आर्थिक या सामाजिक स्थिति से पिछड़ा हुआ समाज से आएगा, तो उसमें भाषा का बदलाव रहेगा, उसके व्यवहार में बदलाव रहेगा, उसका जो आचरण है वो डिफरेंट रहेगा उस समाज के बच्चों के मुकाबले जो कि अच्छे बैकग्राउंड से और शिक्षित बैकग्राउंड से, फाइनेंशियली अच्छे बैकग्राउंड से आएगा। ठीक है, उसके कंपेयर में इनका जो परिस्थिति होगा, इनका जो आचरण होगा, इनका जो व्यवहार होगा वो कम होगा। ठीक है, कूले का सिद्धांत, नेक्स्ट सिद्धांत जिन्होंने दिया है उन मनोवैज्ञानिक का नाम है कूले। ठीक है, इस सिद्धांत को स्वदर्पण सिद्धांत भी कहा जाता है। स्वदर्पण सिद्धांत का मतलब है कि बालक खुद का दर्पण होता है, खुद को देखता है और खुद के व्यवहार में खुद का व्यवहार को देखकर पता लगाता है कि वो कैसा है। कूले के अनुसार बालक का समाजीकरण सामाजिक अंतःक्रियाओं पर निर्भर करता है। उनके अनुसार समाज के अन्य लोग तथा विभिन्न पहलुओं के संपर्क में आते रहने से बालक की अपने बारे में स्व अवधारणा विकसित तथा व्यापक होती जाती है। देखिए, समाज में रहने से, समाज के लोगों से मिलने जुलने से, वो विभिन्न पहलुओं में अपने संपर्क में आने से उसको अपने बारे में पता चलता है कि वो कैसा है। इसीलिए इसको स्वदर्पण का सिद्धांत कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने स्वदर्पण का सिद्धांत दिया है तो कूले का सिद्धांत, या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कूले के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, तो स्वदर्पण सिद्धांत आप कहेंगे। ठीक है, स्वदर्पण नाम इसलिए इसको रखा गया है कि बच्चा जब समाज में जब इन्वॉल्व हो जाता है, जब आसपास के लोगों से मिलने जुलने लगता है, उठने बैठने लगता है, तब उसे अपने बारे में समझ में आता है कि वो क्या है, उसका आचरण क्या है, उसका व्यवहार क्या है। ठीक है, उसकी नैतिकता क्या है, वो उसको समझ में आने लगता है, अपने बारे में उसकी अवधारणा विकसित होने लगती है। ठीक है, दर्पण के सामने खड़े होने पर हम स्वयं को जैसा देखते हैं उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है।
हम यह भी सोचने लगते हैं कि अन्य लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। इन विचारों से हमारी भावनाएं, हमारे संवेग, विचार, दृष्टिकोण, मूल्य आदि प्रभावित होते हैं तथा उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन एवं परिमार्जन होता है। जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो अपने स्वरूप को देखते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, तब हम अपने बारे में आंकलन करते हैं कि और हमें कौन कौन से परिवर्तन लाने चाहिए खुद को देखकर, खुद को दर्पण में देखकर। ठीक उसी तरह बालक जब समाज में इन्वॉल्व होता है, समाज के लोगों से मिलने जुलने रहता है, उनसे घुलने मिलने लगता है, तब वो यह सोच डेवलप होता है, तब उसमें यह सोच डेवलप होता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे, उसके व्यवहार के बारे में, उसके विचार के बारे में क्या सोचते होंगे। और इन सब चीज़ों को सोचने के बाद उनमें अपने प्रति भावनाएं जागती हैं, हम अपने संवेग जागते हैं, अपने विचार, अपने दृष्टिकोण, अपने मूल्य आदि प्रभावित होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर वो सोचते हैं कि लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे, तो वो हमेशा कोशिश करता है कि उसका जो विचार है, उसका जो मूल्य है जीवन का, उसके जो संवेग है, उसकी जो भावनाएं हैं, अगर अच्छी नहीं है तो उसमें परिवर्तन लाए। ठीक है, वो अपने खुद के व्यवहार को देखकर, खुद के भावनाएं को देखकर, खुद के संवेग को देखकर उसमें परिवर्तन लाना चाहता है। ठीक है, जो ऐसा परिवर्तन जो समाज को स्वीकार्य है। ठीक है, कूले ने सामाजिकरण में प्राथमिक समूहों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है, जैसे परिवार, पड़ोस एवं खेल समूह आदि। कूले जो है सामाजिकरण में प्राथमिक समूहों को प्राथमिक समूह कौन होता है? सबसे पहले तो बच्चा घर में ही पलता पड़ता है, अपने आसपास के माहौल लोगों से ही मिलता जुलता है, तो उसका प्राथमिक जो समूह रहता है वो परिवार, पड़ोस एवं खेल समूह होता है। ठीक है, और इसी का असर उसके सामाजिकरण में पड़ता है। ये मानव स्वभाव को विकसित करने की नर्सरी है। यदि बालक को इनके संपर्क से वंचित कर दिया जाए तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे कि कूले ने कहा है कि हमारा प्रथम चरण कौन है अपने समाजीकरण के लिए, तो हमारा परिवार है, पड़ोस है, खेल समूह है। ठीक है, और ये मानव स्वभाव को विकसित करने का प्रथम चरण है। सबसे पहले मानव के स्वभाव को विकसित कौन करते हैं? हमारा परिवार, हमारा पड़ोस और जिनके साथ हम खेलते कूदते हैं वैसा समूह। ठीक है, और यदि बालक को इनसे वंचित कर दिया जाए तो उसका सामाजिकरण नहीं हो पाएगा, उसका सामाजिकरण विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक है, यदि देखिए यहाँ से थोड़ा सा कट गया है पीडीएफ। ठीक है, मैं इसको पीडीएफ में डाल दूंगी ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ पाए। बाकी के लिए हम दूसरा पॉइंट को देखते हैं। इन विचारों से हमारी भावनाएं ये डबल प्रिंट आ गया है, मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे थोड़ा सा। ये वाला लाइन आप देख लेंगे, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, ये वाला लाइन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला लाइन यहाँ से कटा हुआ है। आगे आप देख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से वो वापस से वही मिसप्रिंट हो गया है। आप इसको नहीं पढ़ेंगे। मिड का सिद्धांत अब आएगा, यहीं तक था। यहीं तक आपका था। ठीक है, कूले का सिद्धांत यहीं तक था। बाकी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिड का सिद्धांत। मिड ने सामाजिकरण की व्याख्या आत्मचेतना सिद्धांत के आधार पर की है। आत्मचेतना सिद्धांत, इस सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है। मिड ने सामाजिकरण में भूमिका निर्वाह को महत्वपूर्ण माना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं, इससे पहले सिद्धांत में हम लोग क्या सीखे कि
जो बच्चा है वो समाज का अनुकरण करके और समाज के बारे में सोचता है कि हम वैसा व्यवहार करें जिससे समाज को स्वीकार्य हो। लेकिन मिड का सिद्धांत जो है वो आत्म चेतना सिद्धांत है, जिसमें बालक सिर्फ खुद के बारे में सोचता है और उसमें मैं और मुझे की भावना विकसित होती है। ठीक है। मिड ने समाजीकरण में भूमिका निर्वाह को महत्वपूर्ण माना है। कैसी भूमिका हम लोग निभाते हैं, इस चीज़ को मिड ने समाजीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। इनका मत है कि बालक धीरे धीरे यह समझने का प्रयास करने लगता है कि उसकी बातों तथा व्यवहारों का अन्य लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ स्व का विकास प्रारंभ हो जाता है। यह लोगों के व्यवहारों का अनुकरण भी प्रारंभ कर देता है। उसमें धीरे धीरे मैं की भावना विकसित होने लगती है। मतलब मिड का मत है कि बालक जो है वो धीरे धीरे समझने लगता है कि उसकी बातों और व्यवहारों से अन्य लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, अन्य लोग उसके बारे में कैसा सोचेंगे, कि उसकी भाषा कैसी है कैसी नहीं है, कैसे विचार उनके अंदर आएगा, ये चीज़ सोचने लगते हैं। ठीक है। इसी के साथ उसमें स्व का विकास भी प्रारंभ होता है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, मुझे ऐसा करना चाहिए। तो इस तरीके से उसमें मैं और मुझे का विकास होता है। ठीक है। इसी से धीरे धीरे मैं की भावना विकसित होने लगती है। इससे समाजीकरण की गति बढ़ने लगती है, परंतु आगे चलकर उसमें मुझे का विकास प्रारंभ हो जाता है। यह सामाजिक परिस्थितियों द्वारा अधिक प्रभावित होने लगता है। मैं तथा मुझे का संयुक्त रूप ही स्व है। देखिए, इससे जो है समाजीकरण जो है वो अधिक बढ़ने लगता है। जब वो बच्चा दूसरे के बारे में सोचने लगता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, तो वो अपने व्यवहार का, अपने मूल्य का आंकलन करने के लिए मैं की भावना विकसित होती है उसमें, मतलब स्व की भावना विकसित होती है कि उसके अंदर उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या बदलाव लाना चाहिए। तो मैं और मुझे की भावना उसी से विकसित होती है। आगे चलकर मुझे का विकास प्रारंभ हो जाता है। ये दोनों जो है संयुक्त रूप है स्व का, मतलब अपने दृष्टिकोण को विकसित करने का यह महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है। मैं और मुझे जब विकसित होता है तो स्व की भावना आती है और हम स्वयं ही आकलन करने लगते हैं कि हमारे व्यवहार में और विचार में कैसा परिवर्तन आना चाहिए। ठीक है। मुझे की अवधारणा के विकास की अवधि में ही बालक विभिन्न प्रकार के व्यवहार सीखता है। इस प्रकार मैं और मुझे एक दूसरे के पूरक है। मुझे की अवधारणा के विकास जब हो जाती है तब इसी अवधि में बालक दूसरे व्यवहार को सीखता है, विभिन्न प्रकार के व्यवहार को सीखता है, क्योंकि उसको लोगों को क्योंकि वो वैसा व्यवहार सीखना चाहता है, वैसा आचरण अपने अंदर लाना चाहता है जो दूसरे लोगों को पसंद है। इस प्रकार मैं और मुझे एक दूसरे के पूरक है, दोनों भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है। दोनों ही स्व की ही भावना है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं से ही व्यक्ति में अहम शक्ति विकसित होती है। मैं में परिमार्जन मुझे द्वारा होता है। मैं से ही सुपर ईगो जागृत होती है, मतलब खुद से बात करने की, खुद का आंकलन करने की विशेषता प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। और मैं से फिर मुझे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। मुझे के प्रभाव के कारण लोगों के व्यवहारों में जहाँ समानता आती है, वहीं मैं के कारण उनमें अंतर भी दिखाई पड़ता है। संक्षेप में मिड के अनुसार समाजीकरण में भूमिका निर्वाह की विभिन्न परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण हैं। मुझे के प्रभाव के कारण लोगों के व्यवहार में जहाँ समानता आती है, जहाँ वो दूसरे लोग से कंपेयर करके सेम बिहेवियर को, सेम आचरण को अपनाने लगता है, वैसे ही अंतर भी आने लगता है। मतलब बालक सोचते हैं कि नहीं, जो समाज कर रहा है उससे भी मैं डिफरेंट करूं। तो ये दो परिस्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है कि समानता भी आता है और अंतर भी आता है। ठीक है। मैं और मुझे के कारण। लेकिन मिड ने कहा है कि ऐसी विभिन्न परिस्थिति जो है वो समाजीकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जब मैं और मुझे की भावना विकसित होती है तो बालक जो है समाज के साथ समानता करना चाहता है और समाज से अलग भी दिखना चाहता है। समाज से अलग दिखना मतलब कि और भी अच्छा दिखना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह की परिस्थिति जो है वो समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। नेक्स्ट जो हमारे मनोवैज्ञानिक है वो एरिक्सन है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या नाम है इसका? एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन जो है आपके मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, एरिक एरिक्सन, इनका पूरा नाम था एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन की मूल अभिरुचि इस बात में थी कि बालकों, किशोरों आदि में व्यक्तिगत पहचान किस तरह से विकसित होती है और समाज उस पहचान को बनाने में किस तरह से मदद करता है। ठीक है, जब मैं और मुझे का सिद्धांत दे दिया मिड ने, तो एरिक्सन ने भी कहा कि ये व्यवहार के बाद उनमें खुद को व्यक्तिगत पहचान दिलाने के लिए एरिक एरिक्सन का जो मेन पॉइंट था वो यह था कि बालक के अंदर व्यक्तिगत पहचान किस तरह से विकसित हो और समाज उस चीज़ को कैसे सहयोग देता है, इस चीज़ को वो पता लगाने में जुट गए। ठीक है, चूँकि उनके सिद्धांतों में व्यक्तिगत, सांवेगिक तथा सांस्कृतिक या सामाजिक विकास को समन्वित किया गया है, अतः इसे मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत में जो है व्यक्तिगत, सांवेगिक तथा सांस्कृतिक या सामाजिक विकास को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, मीन्स हर एक बच्चे में कौन सी व्यक्तिगत क्षमताएं आती हैं, उनका संवेग व्यक्तिगत कैसा होता है, उनकी संस्कृति कैसी होती है, उनकी सामाजिक कैसी होती है, यह इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। इसीलिए इसका नाम है मनोसामाजिक सिद्धांत, जो उन बच्चों के मन को समझ के और उसमें समाजीकरण करे। ठीक है, चूँकि इस सिद्धांत में पूरी जीवन अवधि में होने वाले विकास को 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन किया जाता है, उनके इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिक द्वारा जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो एरिक्सन थे उनके सिद्धांत को आठ भागों में बांट दिया गया। उनके सिद्धांत को 8 भागों में बांट दिया गया कि बच्चों के अंदर व्यक्तिगत क्षमताएं कैसी आती है, कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति आती है जिसके द्वारा उनके अंदर व्यक्तिगत पहचान विकसित होती है, किन किन परिस्थिति में उनकी नैतिकता, उनके आचरण, उनके व्यवहार में बदलाव आता है, कैसा बदलाव आता है, इस चीज़ को हम 8 भागों में 8 सिद्धांतों के द्वारा पढ़ेंगे, जो जीवन अवधि सिद्धांत भी कहलाता है। मतलब जीवन भर के लिए वो वैसा व्यवहार रह जाता है उनके अंदर, इसीलिए इसको जीवन अवधि सिद्धांत भी कहा गया है। देखिए, आज हम कुछ सिद्धांत को पढ़ लेते हैं। इन सभी अवस्थाओं का वर्णन निम्नवत है। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। ये पहला चरण है व्यक्तिगत पहचान का डेवलपमेंट के लिए और समाजीकरण का विकसित के लिए। यह एरिक्सन का पहला मनोसामाजिक चरण है जिसका जीवन के पहले वर्ष में अनुभव किया जाता है। विश्वास के अनुभव के लिए शारीरिक आराम, कम से कम डर, भविष्य के प्रति कम से कम चिंता जैसी स्थितियों की आवश्यकता होती है। यह पहला चरण है मनोसामाजिक चरण का। ठीक है, ये पहले वर्ष में, बच्चों के पहले वर्ष में अनुभव किया जाता है। जितना वो शारीरिक आराम करेंगे, जितना उनके अंदर डर की भावना कम रहेगी, जितना उनके अंदर भविष्य के प्रति कम चिंता रहेगी, उतना ही उनके अंदर विश्वास की भावना जगेगी। ठीक है, जैसी स्थितियों की आवश्यकता होती है, ऐसी स्थितियों की आवश्यकता होती है विश्वास को बढ़ाने के लिए, विश्वास के अनुभव के लिए। ठीक है, पहला हो गया विश्वास के अनुभव के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, तो शारीरिक आराम, कम से कम डर, भविष्य के प्रति कम से कम चिंता,
ठीक है, ये सब स्थिति जो होती है वो विश्वास के लिए उपयोगी होती है। बचपन में विश्वास के अनुभव से संसार के बारे में अच्छा और संसार रहने के लिए एक अच्छी जगह है, जैसे विचार उम्र भर के लिए विकसित हो जाते हैं। अगर बचपन में विश्वास के अनुभव से उसमें ये विश्वास जागती है, बच्चों में अगर ये विश्वास जानती है कि हमारा संसार बहुत अच्छा है, यहाँ रहने की बहुत अच्छी जगह है, मतलब हमारा समाज बहुत अच्छा है, यहाँ कोई संकट नहीं है, तब बच्चों के अंदर विश्वास की भावना जागती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वायत्तता बनाम शर्म। सेकेंड चरण है स्वायत्तता बनाम शर्म है। एरिक्सन के द्वितीय विकासात्मक चरण में यह स्थिति शैशवावस्था और बाल्यावस्था 1 से 3 वर्ष के बीच होती है। स्वायत्तता और शर्म की भावना कब आती है? तो 1 से 3 वर्ष के बीच में आती है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में। ठीक है, अपने पालक के प्रति विश्वास होने के बाद बालक यह आविष्कार करता है कि बालक का व्यवहार उसका स्वयं का है, वह अपने आप में स्वतंत्र और स्वायत्त है, उसे अपनी इच्छा का अनुभव होता है। अगर बालक पर अधिक बंधन लगाया जाए या कठोर दंड दिया जाए तो उनके अंदर शर्म और संदेह की भावना विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, स्वायत्तता माने स्वतंत्रता और शर्म में कोई कार्य करने में झिझकता होती है। तो अगर बच्चों को आज़ाद बचपन से ही ऐसा माहौल दिया जाए कि उसमें ज़्यादा बंधन ना हो, ज़्यादा दंड ना दिया जाए, तो बच्चा के अंदर स्वायत्तता की भावना आती है। लेकिन अगर बच्चों को ज़्यादा बंधन में लगाया जाए और कठोर दंड दिए जाए तो उसके अंदर क्या आता है? शर्म और संदेह की भावना आती है अधिक बंधन लगाने पर। ठीक है, और अगर बच्चों को स्वतंत्रता मिल जाती है, अगर बच्चों को स्वतंत्रता और स्वायत्त मिल जाता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है? वो स्वायत्तता उसमें आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आज ये स्वायत्तता बनाम शर्म यहीं तक था। इसके आगे और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं जो आपको पढ़ने हैं, पूरे 8 है। 2 हम लोगों ने आज पढ़ा। कौन कौन सा पढ़ा? विश्वास बनाम अविश्वास और स्वायत्तता बनाम शर्म। ये किन्होंने दिया है? एरिक्सन ने दिया है, जिसे हम मनोसामाजिक सिद्धांत कहा है। और बाकी सिद्धांत आप लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा? मिड का सिद्धांत पढ़ा और कूले का सिद्धांत पढ़ा और दुर्खीम का सिद्धांत। एक ये और एक ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। मिड का सिद्धांत और एरिक्सन का सिद्धांत भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे जो प्रैक्टिस सेशन आएगा वो इस पे आधारित सिचुएशनल क्वेश्चन मैं कुछ दूंगी, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है और बहुत अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि अच्छा से आपका हो। और ये दोनों जो सिद्धांत है, स्वायत्तता बनाम शर्म का और विश्वास बनाम अविश्वास का, यह एरिक्सन के अंदर है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही तक रखते हैं। कल आगे जो और बचे हुए हैं एरिक्सन के सिद्धांत, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये इतना लंबा चैप्टर है कि अगर आप एक ही दिन में इसको समाप्त कर देते हैं तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर ठीक से एक लाइन करके अगर आप अच्छा से पढ़ेंगे हर सिद्धांत को, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के लिए आप प्रैक्टिस सेशन देखते रहिए और बाकी वीडियो आप देखते रहिए। और अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।